विदर्भ को स्टील कॉरिडोर के रूप में विकसित कर रही है। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से भूखंडों का पारदर्शी आवंटन करने के लिए MIDC इंडस्ट्रियल लैंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पोर्टल नामक एक नीतिगत उपक्रम शुरू किया गया है। मेरी सरकार ने महाराष्ट्र को उद्यमिता और नव परिवर्तन का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए महाराष्ट्र स्टार्टअप उद्यमिता एवं नव परिवर्तन नीति 2025 लागू की है। इस नीति का लक्ष्य आगामी 5 वर्षों में 1,25,000 उद्यमियों को प्रोत्साहित करना तथा 50,000 स्टार्टअप्स को सहायता करना है। जनवरी 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरी सरकार ने महाइन्वेट मूलभूत निवेश न्यास स्थापित करने का निर्णय लिया है। उक्त निर्णय के अनुसार महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम और महाराष्ट्र राज्य मूलभूत सुविधा विकास नियम के चयनित मूलभूत सुविधा परियोजना मूलभूत सुविधा निवेश न्यास में स्थानांतरित करने और निजी तथा सार्वजनिक निवेशकों से निधि जुटाने के लिए मंजूरी दी है, जिससे राज्य का ऋण भार प्रभावी रूप से कम होकर नई मूलभूत सुविधा परियोजना में निवेश बढ़ाने में मदद होगी। मेरी सरकार ने वर्ष 2025-26 में राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने के लिए 4,478 करोड़ रुपयों के लागत की कुल 1100 किलोमीटर लंबाई की 147 प्रमुख सड़क योजना सुधार योजनाओं को मंजूरी दी है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए समृद्धि महामार्ग का विस्तार पालघर जिले के प्रस्तावित वाढ़वन बंदर तक, साथ ही पूर्वी विदर्भ के जिलों तक बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है। मेरी सरकार ने बंदरों, जहाज निर्माण और जल मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मुंबई में अक्टूबर 2025 में आयोजित किए गए इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान लगभग 56,000 करोड़ रुपयों के समझौते करार किए हैं। इससे बंदरगाह विकास और जहाज निर्माण क्षेत्र में निवेश और रोजगार निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और भारत की समुद्री क्षेत्र की वृद्धि में महाराष्ट्र की अग्रणी भूमिका और अधिक दृढ़ होगी। महाराष्ट्र जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्उपयोग नीति 2025 की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य राज्य के समुद्री तट रेखा पर इन क्षेत्रों में परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देना है। मेरी सरकार ने जीवन यापन में सुगमता और व्यापार में सुगमता की वृद्धि के लिए स्वतंत्रता पूर्व काल के अनावश्यक कानूनों को निरस्त करने और छोटे स्वरूप में अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधानों का अपराध मुक्तिकरण तथा उन प्रावधानों को तर्क संगत बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। यह उपक्रम नागरिकों और व्यवसायों पर अनुपालन बोझ को कम करने के भारत सरकार के सुधारों के अनुरूप है। एक प्राथमिक कदम के रूप में महाराष्ट्र जन विश्वास अधिनियम 2025 को अधिनियमित किया गया है। मेरी सरकार ने महाराष्ट्र धारित भूमि के विखंडन की रोकथाम और समेकन अधिनियम में संशोधन किया है। इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत 15 नवंबर 1965 से 15 अक्टूबर 2024 के बीच किए गए वास्तविक गैर कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई गई भूमि का हस्तांतरण तथा विभाजन किसी भी अधिमूल्य की वसूली के बिना नियमित होगा। इससे बड़े पैमाने में शहरी क्षेत्रों के भूमि मालिकों को लाभ मिलेगा और वहां भूमि स्वामित्व संबंधी समस्याओं को सुलझाया जाएगा। सरकार ने कर्मचारियों की नियुक्ति से सेवानिवृत्ति तक
संपूर्ण सेवा संबंधी जानकारी को संगणकीकृत करने के लिए विभिन्न मानव संसाधन शोध कार्यों को एकल डिजिटल पोर्टल पर लाने के लिए व्यापक डिजिटल परिवर्तन परियोजना हाथ में ली है। मेरी सरकार ने भूस्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा प्रशासन में गतिशीलता लाने और नीति निर्धारण में त्रुटियां कम करने के लिए महाजियो टेक एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना की है। पुलिस कर्मी, पुलिस अधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए निवासी आवासों की संनिर्माण हेतु पुलिस हाउसिंग टाउनशिप परियोजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य के जल संरक्षण और प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखकर 18 नवंबर 2025 को सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिए गए छठे राष्ट्रीय पुरस्कार में उत्कृष्ट राज्य की श्रेणी में राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में विकास के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान का कार्यान्वयन कर रही है। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, जिला परिषद को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 5 करोड़ रुपयों तक के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मेरी सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के माध्यम से कृषि को अधिक उत्पादक और टिकाऊ बनाने के लिए जून 2025 से महाराष्ट्र कृषि कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2025-19 को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती अभियान, परंपरागत कृषि विकास योजना तथा डॉक्टर पंजाबराव देशमुख प्राकृतिक खेती अभियान का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन कर रही है। इन योजनाओं के माध्यम से 7,786 किसान समूहों द्वारा 3,22,000 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती की जा रही है। मेरी सरकार ने खेत सड़क के संनिर्माण के लिए मुख्यमंत्री बलिराजा शेत रस्ते योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए जैसे बीजारोपण, फसल कटाई और कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए मजबूत बारमाही उपयोगी सड़कें बनाई जाएंगी। सरकार ने वर्ष 2025-26 के मौसम में भारतीय कपास निगम के माध्यम से 100 लाख क्विंटल से अधिक कपास की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की है। मेरी सरकार ने 2,39,000 लाभार्थी किसानों से 60 लाख क्विंटल से अधिक सोयाबीन की खरीद की है। वर्ष 2024-25 विपणन सत्र के दौरान किमान आधारभूत कीमत खरीदी योजना के अंतर्गत पंजीकृत किए गए 7 लाख से अधिक किसानों को 2 हेक्टेयर की सीमा तक प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये वितरित किए गए हैं। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार के अंतर्गत अंतर बाजार और अंतर राज्य व्यापार शुरू करने के लिए एकल एकीकृत लाइसेंस के प्रावधान के लिए और राष्ट्रीय दर्जा के बाजार की स्थापना के लिए महाराष्ट्र की कृषि उपज विपणन अधिनियम 1963 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। मेरी सरकार ने किसानों को 2 लाख रुपयों तक के कृषि या फसल ऋण से संबंधित सभी ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है। राज्य में जून से अक्टूबर 2025 के बीच हुई भारी वर्षा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदा से प्रभावित हुए किसानों को सहायता देने के लिए कृषि फसल, कृषि भूमि हानि तथा आगामी रबी मौसम के लिए बीज और अन्य आनुषंगिक मामलों के लिए 15,576 करोड़ रुपयों की मदद उनके आधार संलग्न बैंक खातों में सीधे वितरित की है।
मेरी सरकार ने महाराष्ट्र भू राजस्व संहिता 1966 में संशोधन द्वारा गैर कृषिक भूमि के उपयोग के लिए अनिवार्य गैर कृषिक अनुमति तथा सनद संबंधी उपबंध निरसित किए हैं। साथ ही वार्षिक गैर कृषिक कर से संबंधित प्रावधान भी निरसित किए गए हैं और भूमि के गैर कृषिक उपयोग के लिए एक बार रूपांतरण अधिमूल्य वसूल करने संबंधी उपबंध किए हैं। मेरी सरकार ने राज्य में 7.5 अश्व शक्ति तक की क्षमता वाले कृषि पंपों पर उपयोग वाले किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए मुख्यमंत्री बड़ी राजा मुफ्त बीज योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने 44 लाख से अधिक पात्र किसानों को 25,087 करोड़ रुपए की बिजली शुल्क में राहत दी है। मेरी सरकार ने राज्य में प्रधानमंत्री कुसुम बी और मागेल त्याला सौर पंप योजना के अंतर्गत 6,63,324 सौर कृषि पंप बिठाए हैं। 27 अक्टूबर 2025 से 25 नवंबर 2025 के बीच 45,911 सौर पंप बैठाए गए हैं, जिससे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 5 दिसंबर 2025 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त किया है। मेरी सरकार ने सरकारी और निजी भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भूमि के पट्टा करारों पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस में छूट दी है। इससे कृषि को दिन के समय बिजली आपूर्ति मिशन 2025 मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया है। मेरी सरकार ने प्रति माह 100 यूनिट से कम बिजली का उपयोग करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्वयं पूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफटॉप सोलर योजना शुरू की है, जिससे उपभोक्ताओं को उनके छत पर सौर ऊर्जा पैनल बिठाने के लिए आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे उनको विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में मदद होगी। इस योजना से लाभार्थियों को ये बिजली बिल में कटौती होगी और अतिरिक्त सौर ऊर्जा की बिक्री द्वारा उन्हें आय का अतिरिक्त स्रोत भी उपलब्ध होगा। राज्य में वृक्षारोपण बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में हरित महाराष्ट्र समृद्ध महाराष्ट्र जन अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के अंतर्गत राज्य में 10 करोड़ वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा है। तदनुसार इस अभियान के अंतर्गत अब तक लगभग 9 करोड़ 88 लाख वृक्षारोपण किया जा चुका है। सरकार ने उमेद मिशन के अंतर्गत राज्य में 6,60,000 महिला स्वयं सहायता समूह की सहायता की है तथा 64 लाख से अधिक परिवारों को 44,251 करोड़ रुपए का बैंक ऋण उपलब्ध करवाया है, जिससे 26,19,000 लखपति दीदियां हुई हैं। स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के लिए सुनिश्चित बाजार उपलब्ध करने हेतु सभी जिलों में उमेद मॉल स्थापित किए जाएंगे। प्रथम चरण में 13 जिलों के लिए उमेद मॉल्स को मंजूरी दी गई है। मेरी सरकार ने आदिवासी महिलाओं को सशक्त करने के लिए रानी दुर्गावती महिला सक्षमीकरण योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना से आदिवासी महिलाओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं में आवश्यक लाभार्थी हिस्सा अदा करने में मदद होगी। मेरी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 50वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिन मनाने हेतु संपूर्ण राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया था। साथ ही राज्य सरकार द्वारा 15 नवंबर से 17 नवंबर 2025 तक नागपुर में एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया था।
मेरी सरकार महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग, खाना बदोश जनजातियों तथा विशेष पिछड़े प्रवर्गों के छात्रों को कौशल विकास प्रशिक्षण दे रही है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 71,000 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और 18,000 से अधिक उम्मीदवारों को रोजगार प्राप्त हुआ है तथा 21,000 से अधिक उम्मीदवारों ने अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू किया है। मेरी सरकार ने राज्य में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति भेदभाव को समाप्त करने तथा उनकी सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए दिव्यांग एवं अदिव्यांग व्यक्तियों के विवाह के लिए प्रति दंपति 1,50,000 रुपयों तथा 2 दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह के लिए प्रति दंपति 2,50,000 रुपयों की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। राज्य स्वास्थ्य गारंटी सोसाइटी से निर्मित आरक्षित निधि योजना के अंतर्गत अंग प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया करने के लिए प्राधिकृत सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपयों से अधिक लागत की 9 प्रकार की दुर्लभ अंग प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियाओं का उपचार मुफ्त में करने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार ने राज्य में कैंसर बीमारी पर सस्ती एवं उन्नत चिकित्सा देने के लिए एक व्यापक कैंसर देखभाल नीति तैयार की है। इस नीति के अंतर्गत त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित की जा रही है। यह नीति कैंसर विज्ञान के क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन विकसित करने तथा कैंसर से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद करेगी। मेरी सरकार राज्य में कौशल विकास शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है। रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय ने केवल 3 वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, मैट्रोनिक्स, औद्योगिक डिजाइन और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं के साथ नवी मुंबई, पुणे, नागपुर और ठाणे में अपने कार्य का विस्तार किया है। मेरी सरकार ने माध्यमिक विद्यालय परीक्षाओं के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में 2 बार सामयिक प्रवेश परीक्षा आयोजन करने का निर्णय लिया है। इससे परीक्षा में छात्रों की अनुपस्थिति या अपेक्षित प्रदर्शन न कर पाने के कारण एक शैक्षणिक वर्ष के नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी। इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को उच्चतम प्राथमिकता दी है। सरकार ने सम्माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुखदेव शाह मामले में दिए गए निर्देशों के संदर्भ में इस गंभीर समस्याओं का निराकरण करने के लिए तेजी से कार्रवाई की है। डॉक्टर हेमलता बागला समिति द्वारा सिफारिश की गई महाराष्ट्र छात्र सुरक्षा, संरक्षण और मानसिक स्वास्थ्य कल्याण नीति 2025 की स्वीकृति द्वारा सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों को यह निर्देश दिया है कि वे छात्र आत्महत्या रोकने के उपाय करें और उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा प्राप्त होने की पार्श्वभूमि में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों में तकनीकी शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड के माध्यम से डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक सभी 154 विषयों के लिए संपूर्ण शैक्षणिक सामग्री मराठी भाषा में अनुवादित की है। अब राज्य में 192 संस्थानों द्वारा मराठी और अंग्रेजी में शिक्षा दी जा रही है। ऐसी संस्थाओं में मराठी भाषा में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या 45,444 है, अर्थात कुल प्रवेशी छात्र 1,07,910 के लगभग 42% है। अष्टविनायक गणपति मंदिरों, श्री क्षेत्र तुलजा भवानी देवी मंदिर, श्री क्षेत्र ज्योतिबा मंदिर, जिला अहिल्या नगर के मौजे चौड़ी स्थित पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर स्मारक स्थल, जिला नासिक के श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर, कोल्हापुर,
शहर स्थित श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई देवस्थान परिसर तथा क्षेत्र भीमाशंकर के विकास योजनाओं के लिए लगभग 3,661 करोड़ रुपयों की प्रशासनिक मंजूरी दी है। मेरी सरकार ने सिंहस्थ कुंभ मेला 2027-28 के सुचारू एवं सुव्यवस्थित आयोजन करने के लिए अधिनियम की अधिनियमिति द्वारा एक कुंभ मेला प्राधिकरण की स्थापना की है। यह प्राधिकरण यात्रियों के लिए परिवहन, स्वास्थ्य सेवा, जल आपूर्ति और सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं का आयोजन और प्रबंधन करेगा। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर हुए परेड में महाराष्ट्र के गणेशोत्सव आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक इस चित्ररथ ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। मुझे आपको ये बताते हुए भी प्रसन्नता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के युग के मराठा लश्कर की वास्तुकला की उत्कृष्टता को मान्यता देते हुए महाराष्ट्र राज्य के राजगढ़, रायगढ़, प्रतापगढ़, सालेर, लोहगढ़, शिवनेरी, पन्हाला, खांदेरी, सुवर्णदुर्ग, सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग तथा तमिलनाडु का जिंजी किला, ऐसे कुल 12 किलों को यूनेस्को के वैश्विक विरासत सूची में शामिल किया गया है। मेरी सरकार ने राज्य में किला पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 75 स्थानों पर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नमो पर्यटन सूचना एवं सुविधा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके जीवन पर आधारित मराठी तथा अन्य भाषाओं में एक फीचर फिल्म निर्माण का निर्णय लिया है। मेरी सरकार ने वर्ष 2025 में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहादत दिवस की स्मृति में नागपुर और नांदेड़ में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इन उपक्रमों का उद्देश्य उनके गौरवशाली इतिहास को सभी तक पहुंचाना तथा उनके उपदेशों और सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देना है। महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक नीति 2024 का कार्यान्वयन करने की दृष्टि में मेरी सरकार ने महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों में जिला साहित्य सम्मेलन आयोजित करने हेतु प्रति जिले 5 लाख रुपयों का अनुदान प्रति वर्ष मंजूर करने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर पर क्रीड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है। मेरी सरकार ने शतरंज की विश्व चैंपियन एवं ग्रैंड मास्टर कुमारी दिव्या देशमुख, साथ ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियां कुमारी स्मृति मंधाना, जेमिमा रॉड्रिक्स और राधा यादव को और मुख्य कोच अमोल मजूमदार को ऐतिहासिक विश्व कप जीत के लिए नकद राशि देकर सम्मानित किया गया है। मेरी सरकार ने पहला T20 दृष्टिहीन महिला विश्व कप जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर भारतीय दृष्टिहीन महिला क्रिकेट टीम तथा उसमें से महाराष्ट्र की हिंगोली जिले की खिलाड़ी कुमारी गंगा कदम को सम्मानित किया है। मेरी सरकार समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर एक समावेशी, प्रगतिशील एवं विकसित महाराष्ट्र के निर्माण के लिए कार्य कर रही है। सम्माननीय सदस्यों, इस सत्र में नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तावों, विनियोग विधेयक और अन्य विधि विधान आपके विचारार्थ रखे जाएंगे। मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र को अधिक समृद्धि की ओर ले जाने के लिए सभी माननीय सदस्य कामकाज में भाग लेंगे और इन प्रस्तावों पर अपने उचित विचार विमर्शों को प्रदर्शित करेंगे। मैं फिर से एक बार आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। धन्यवाद। प्रणाम।